संशोधन की जरूरत नहीं है। आपने संशोधन की क्या जरूरत? संशोधन की जरूरत नहीं है। अगर याद तो कितने पागल हो गए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के पद पर बैठा हुआ जगदीप आपका जो सवाल है कि जो आगे बढ़ेंगे हम अपने प्रोटेस्ट के लिए, तब ये दंगे भड़काएंगे। अलग समाज हिंदू समाज से, लेकिन फिर भी आप चेयरमैन को बुलाएंगे, इमरान प्रतापगढ़ी साहब को बुलाएंगे और भी लोगों को बुलाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स को नोटिस गया है, ये वक्त की जमीन है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? जी अगर वो जिंदाबाद। अब हमारे बीच में धर्मराज महापात्र जी आए हुए हैं और धर्मराज महापात्र जी के पहले बार एक जनगीत होगा हमारे बीच में। तुहिन देव जी एक जनगीत पेश करेंगे, उसके बाद धर्मराज महापात्र जी का मार्गदर्शन मिलेगा। तो सबसे पहले मैं जनगीत के लिए तुहिन देव को मैं दावत देता हूँ कि आए जनगीत चलो। साथियों, क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच और जाति उन्मूलन आंदोलन की ओर से एक जनगीत है। ये काला कानून जो वक्फ संशोधन कानून को वापस लेने की लड़ाई में हम आपके साथ में है। एक जनगीत हम प्रस्तुत करते हैं। पूरे देश में जो नफरत और विभाजन का राज है, पूरी दुनिया और देश में इस्लामोफोबिया चल रहा है, मुसलमानों को निशाना बना के, और ये फासिस्ट संघ परिवार अपने 100 साल पूरा कर रहा है इस साल, और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। अडानी अंबानी का हिंदू राष्ट्र 90% गरीब, दलित, मुस्लिम, ईसाई, महिलाएं, युवा, सारे भारतीय आम नागरिक मनुस्मृति के अनुसार गुलाम है, और वो मनुस्मृति को संविधान बनाकर हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहा है, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश अशफाक उल्लाह, भगत सिंह और शहीद बिस्मिल का साझी साझा साझी विरासत। तो मेरा गीत है उन तमाम शहीदों के लिए। क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए जली मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए जली मशाल, भूख के विरुद्ध बात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, भूख के विरुद्ध बात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए हम लड़ेंगे, हमने ली कसम। क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए जली मशाल। चीन मोदी के राज में, भागवत के राज में न रोटी है, न कपड़ा है, न नौकरी है क्या? हिंदू मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ नफरत, कोई विकास नहीं। 75 साल की आजादी सब गई पानी में। छीन रही है आदमी की रोटियां, बिक रही है आदमी की बोटियां, छीन रही है आदमी की रोटियां, बिक रही है आदमी की बोटियां, कॉर्पोरेट भर रहे हैं कोठियां, लूट का ये राज हो खत्म। क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए जली मशाल। जो वक्फ कानून का विरोध कर रहा है, CNRC का विरोध करता है, वो तो जेल में है, परेशान किए जा रहे हैं, प्रताड़ित हो रहा है। क्या हम ये चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। गोलियों की गंध में गुटी गुटी हवा, हिंद जेल आग में तपा तपा, गोलियों की गंध में गुटी गुटी हवा, हिंद जेल आग में तपा तपा, लूट का ये राज हो खत्म। क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए जली मशाल, भूख के विरुद्ध बात के लिए, रात के विरुद्ध बात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए हम लड़ेंगे, हमने ली कसम। क्रांति के लिए उठे कदम। हर आदमी समझ रहा है कि कहाँ पर ये संशोधन सही है, कहाँ गलत है, लेकिन मुसलमान को और वक्फ को भारतीय जनता पार्टी ने पहले बदनाम करा है, पहले बदनाम किया भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ को और मुसलमान को। उसके बाद वो दूसरों के स्वाभाविक रूप से जब हम
यह बताया जाए कि कुंभ की भूमि वक्फ की बता रहे हैं तो कोई भी गैर मुस्लिम नाराज होगा। इस तरीके से इन्होंने दूसरों को नाराज करके हमारे खिलाफ करके ये इनकी 2029 के चुनाव की तैयारी है। जो अभी इन्होंने संशोधन लेकर आया है वक्फ बाय यूजर इतनी खतरनाक चीज है कि ये आने वाले वक्त में मस्जिदों में भी इनके हमले होंगे और जब हम हमलों को रोकने आगे बढ़ेंगे हम अपने प्रोटेस्ट के लिए, तब ये दंगे भड़काएंगे और ये दंगे इनको कहीं ना कहीं पर ये दंगे इनको फायदे पहुंचाते हैं। इसलिए मेरी अपनी अपील है कि हम ऐसा कोई काम कभी ना करें कि जिससे आपस में हमारे नाइत्तेफाकी बड़े गैर मुस्लिमों से हमारे संबंध खराब हो। यह वक्त हमारे को संबंध बना के चलने का है, ना कि संबंध बिगाड़ के। वक्फ के नाम से हम लड़े जरूर, लेकिन ऐसी कोई भाषा या ऐसी कोई बात कभी ना करें जिससे दूसरे गैर मुस्लिम जो है हमसे नफरत करे, हमसे दूरी बनाए। हमको कोशिश ये करना है, उनको समझा के अपने साथ खड़े करना है कि भाई हम हर भूमि को वक्फ भूमि नहीं मानते। ये बोलने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बदनाम करने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनकी चालाकी को इनको समझने की जरूरत है। इसके लिए हो सके तो हम मुसलमानों को एक बड़ी कार्यशाला बना के इनके इस दुर्भावना पूर्वक किए गए कार्यों का भंडाफोड़ करने के लिए हमको प्लानिंग से काम करना पड़ेगा। आप लोग ने मुझे बोलने का मौका दिया, सुना, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरएसएस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो अभी जो नया कानून आया है उस कानून की 2-3 बुनियाद बातों को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जो वक्फ बाय यूजर है, या इन्होंने बोला है कि 6 महीने में आपको सारे कागजों को अपडेट करना है। 1 साल पहले, इसको कुछ समय पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे बामसी पोर्टल में इन्होंने हलफनामा जारी किया था कि 90% मैंने वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर्ड कर लिया है। जब 90% वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो गया हलफनामे के साथ में, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के साथ में, तो फिर अब 6 महीने में फिर नए सिरे से वक्फ संपत्तियों को क्यों रजिस्टर्ड करना? क्योंकि वक्फ बाय यूजर हटा दिया गया है। वक्फ बाय यूजर हटाने का मतलब है, मकसद ये है कि जिनके पास पुराने हैं, जो 300 साल, 400 साल, 500 साल पुरानी संपत्तियां हैं, दरगाहें, मस्जिदें या कब्रिस्तान है, उनके दस्तावेज कहाँ से लेके आएंगे? ये तो वही बात हो गई CA NRC में साहब आप पुराने दस्तावेज लेके आओ। वक्फ संपत्ति में कैसे दस्तावेज लेके आएंगे? और दूसरी बात, आज ये वक्फ संपत्ति के माध्यम से मुसलमानों की संपत्ति पे हमला है। आप इसकी आड़ में ये जो और मंदिर या और दूसरी इदारे हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं और दूसरे, उन सबकी संपत्तियों को हड़पने का ये कोशिश की जा रही है। ये स्टार्टिंग है। अब इसी के आड़ में इस वक्फ कानून के आड़ में मैं एक चीज और क्लियर बोल रहा हूँ कि अभी सलीम राज साहब ने ये फतवा जारी कर दिया है कि साहब इमाम मस्जिदों में क्या तकरीर देंगे, अब ये आप निर्धारित करोगे। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का राइट्स क्यों छीन रहे हो? बोलना क्या है मुझे? अगर मैं कोई यहाँ खड़े होकर गलत बोलूंगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर मैं कानूनी बात अगर कर रहा हूँ, मैं अपने हक का उपयोग करके मैं मस्जिद में, अब इमाम अगर कोई तकरीर दे रहा है या मुतवल्ली कोई तकरीर दे रहा है, तो आप निर्धारित कैसे कर सकते हो कि नहीं साहब आप ये नहीं करोगे? ये तो मुसलमानों के आप उनके हक और संवैधानिक अधिकारों को छीनने जैसी बात कर रहे हैं। यहाँ आज एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये केवल अकेली बात मुसलमानों की नहीं है, ये आगे चल के आप आगे देखेंगे कि कितनों को नुकसान होगा। अभी ये यूपी में मैं देख रहा था कॉरिडोर बन रहा है, वहां डिफेंस की जमीनों को उठा के इन्होंने अपने मित्रों को दे दिए। तो ये जमीन, ये मसला, ये मतलब केवल एक है, ये है कि इस वक्फ की आड़ में पूरे के पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाना है। कि आज हम कोई बात ना करें, गरीबी की बात ना करें, बेरोजगारी की बात ना करें, वक्फ की आड़ में पूरे जो सर्व समाज है उसको धोखा देने की बात है। भाई आज मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को आप वायलेट करोगे, मेरा उसमें अकेला नहीं हूँ, आप एक शुरुआत कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट कर रहे, संविधान में छेड़खानी जो मुद्दा उठाया जा रहा है, यही संविधान में छेड़छाड़ है, यही संविधान में बदलाव करने की कोशिश और दुष्प्रयास किया जा रहा है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और संवैधानिक तरीके से इस बिल का विरोध करेंगे। जहां संभव होगा हर
संविधान के दायरे में रहते हुए जो विरोध संभव होगा वो विरोध करेंगे। चाहे वो व्यक्तिगत सलीम राज ने भी जो स्टेटमेंट जारी किया हो मस्जिदों के लिए, वो भी गलत है। कैसे तय कर सकता है कोई आदमी के साथ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? भाई आज तो मैं यहाँ खड़े होकर बोलने के लिए अधिकार रखता हूँ ना, क्योंकि मुझे संविधान ने अधिकार दिया कि मैं यहाँ खड़े होकर बोलूं। तो एक मस्जिद में इमाम क्या बोलेगा आप एक कैसे तय कर सकते हो? तो ये इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का विरोध जारी रहेगा और हम लोग विरोध करते रहेंगे। प्रॉपर्टी को लिस्टिंग कर रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि जो ये पास हुआ है ये मुसलमानों के हित के लिए है। अच्छा एक चीज बताइए सर कि 10 साल से, पिछले 10 साल से शासन किसका था? केंद्र में बीजेपी का शासन था ना। तो भ्रष्टाचार अगर था और अगर आपके नाक के नीचे अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो जिम्मेदार आप हैं उसको भ्रष्टाचार करने के लिए। संशोधन की जरूरत नहीं है। आपने संशोधन की क्या जरूरत? संशोधन की जरूरत नहीं है। अगर केंद्र में 15-10 साल से है तो छत्तीसगढ़ में 15 साल शासन रहा, क्या भ्रष्टाचार आपने दूर किया? मुसलमानों का फायदा करना है तो सच्चा कमेटी आज रिपोर्ट मुसलमान, कल पंजाबी, सिख, कल जैन, कहीं कुछ सारी चीजें एक एक करके सारे सबका नंबर आएगा। ये संविधान में संशोधन करने का मकसद ये है कि साहब ये राजाशाही सिस्टम की तरफ हमें आगे बढ़ाना है, संविधान को नीचे करना है। अभी प्रॉपर्टी को भी वो कर रहे हैं लोग। देखिए सरकार अगर वापस नहीं लेती है तो संवैधानिक दायरे में जो मुझे कानूनी इख्तियार है उसके दायरे में हर संभव विरोध करूंगा। सुप्रीम कोर्ट को गया। ये एक सवाल है, ये कमेटी जो बनाए है जांच के लिए ये सब मामले में, उसको लेकर के कमेटी के सदस्य के बारे में क्या करेंगे? आपका जो सवाल है कि जो बोर्ड के मेंबर में जो दो गैर मुस्लिमों को शामिल किया है, उसमें एक चीज आप सीधे से सवाल बताइए कि हिंदुस्तान में कितने जो धार्मिक ट्रस्ट हैं उनमें उस धर्म के ट्रस्ट के अलावा कहाँ दूसरे मुसलमानों को कहीं जगह मिली है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का राइट्स है जो मुझे, मैं संविधान का अनुच्छेद 26 के अंतर्गत मुझे राइट्स है कि मैं अपने धर्म को अपने हिसाब से यूज करूं। आप मेरे धर्म में किसी दूसरे को क्यों आप अंदर कर सकते हैं? किसी भी मैं किसी मठ में मुझे क्यों मनाओगे आप? इसको लेकर के सरकार को क्या संदेश देना चाहें केंद्र सरकार? केंद्र सरकार को मेरा यही संदेश है कि जो आपने प्रावधान वक्फ संशोधन में डाले, एक चीज सवाल और क्लियर कर दूंगा कि आप वक्फ की बात कर रहे हैं, आप इसके पहले हज की बात करते हैं कि हज की सब्सिडी कम की है आपने। हज की आज से 8 साल पहले 10 साल पहले सब्सिडी कम की थी। आप बोले 200 करोड़ रुपए का फायदा होगा मुसलमानों को, गरीबों को। कितने गरीब मुसलमानों का हज की सब्सिडी से फायदा हुआ? उल्टा एयर इंडिया और बंद हो गई। सब्सिडी की जगह पे एयर इंडिया बंद हो गई। आप ये बोल रहे कि मुसलमानों का फायदा होगा, चीजें आएंगी, कहाँ आ रही हैं? 3 तलाक वाले मामले में देख लीजिए कितनी आपने मुस्लिम महिलाओं को आपने हित किया, फायदा पहुंचाया है। आपका ये एक प्रोपेगेंडा है, एक स्कीम है जो मुसलमानों को केवल बदनाम करना, परेशान करना। आज मुसलमानों की बारी है, कल किसी और की बारी होगी। आप लोग क्या चाह रहे हैं? सीधा सा है कि जो कानून में गलत डाला गया है वक्फ कानून में, उसको वापस लेने के लिए पुरजोर कोशिश करूंगा मैं। पर्चा दे दीजिए। एडवोकेट शाहिद सिद्दीकी। धर्मराज महापात्र, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल के सदस्य। हम आज जो है ये जो भारत भाजपा की सरकार ने देश के अल्पसंख्यकों की संपत्तियों को अदानी अंबानी को सौंपने के लिए वक्फ कानून में जो संशोधन किया है उसके खिलाफ हमारा यहाँ जो प्रतिरोध प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन में हम भी उसमें शरीक होने आए हैं। और हमारा ये मानना है ये लड़ाई जो है केवल मुस्लिम अल्पसंख्यकों की नहीं बल्कि देश के हर जनवाद पसंद, आवाम पसंद, जनतंत्र पसंद नागरिकों की है। क्योंकि भाजपा आज जो उसने असली वादा इस देश की जनता से किया, जब इससे निभाने में वो विफल हो गई और पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है, अशिक्षा चरम पर है, भूखमरी चरम पर है, देश में असमानता इतनी तेजी से बढ़ी है कि एक देश के अंदर में 2 देश बन गया है। उस रोशनी में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत का, घृणा का, हिंसा का और समाज में विभाजनकारी माहौल पैदा करने के लिए उन्होंने वक्फ का ये कानून लाया है, जो हम समझते हैं असंवैधानिक है। ये कानून वापस होना चाहिए और इसीलिए इस लड़ाई का हम भी हिस्सा है।
आप अलग समाज, हिंदू समाज से, लेकिन फिर भी आप एक बिल का विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से ये केवल हिंदू समाज मुस्लिम समाज की बात नहीं है। अरे भाई, हिंदू समाज के लिए जिस तरीके से अपना उनके जो मंदिर है, मठ है, ट्रस्ट है, उसके लिए उनको चलाने की अपनी प्रणाली है, तो मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी जो है उनका जो वक्फ के जरिए उनकी संपत्ति को नियंत्रित करने की प्रणाली है, उनका तरीका है, और वो भी रेगुलेट की जाती है सरकार की तरफ से। लेकिन उसमें अचानक आप ये जो बदलाव कर रहे हैं, इस बदलाव का मकसद साफ है, वो कह ही जरूर रहे कि गरीब मुसलमानों के लिए। अरे जिस भारतीय जनता पार्टी के राज में हिंदुस्तान के गरीबों का कल्याण नहीं हुआ, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए मोहताज कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। देश की बेरोजगारी चरम पर है, 45 साल में सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं। IIT पढ़ के निकलने वाले 100 बच्चों में से 33 लोगों को नौकरी मिल रही है और 67 लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। देश के आम गरीबों का भला नहीं करने वाली भाजपा और नरेंद्र मोदी, वो कौन सी मुसलमानों का भला करने के लिए कानून ला रही? ये तो बिल्कुल भाजपा का जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, और पूरे देश में असली सवालों से ध्यान भटकाओ और देश को जो है हिंदू मुसलमान में लगा दो। उस अपनी राजनीति का जो RSS का फांसीवादी सोच है, उस सोच और नजरिए को आगे बढ़ाने के लिए वक्फ के जरिए मुसलमानों के खिलाफ पूरे देश में वातावरण बनाया जा रहा है, और उसकी संपत्ति को भी अदानी अंबानी के हवाले करना है, क्योंकि वो हवाई अड्डा ले लिया उसने, रेल भेल सेल कोल सब कुछ ले लिया उसने, अब उसे चाहिए वक्फ की जमीन। इसलिए ये कानून है, और इसीलिए हम समझते हैं ये कानून केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं, उनकी आजादी या उनकी संपत्तियों पर हमला नहीं, देश के अंदर हर अमन पसंद आवाम नागरिक जो भाजपा की इस जहरीली सांप्रदायिक विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ है, उन सबको इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए, और हम भी इसीलिए इस लड़ाई का हिस्सा हम उनके लिए बनने आए। ये तो कानून इसलिए लाया गया है कि अवैध रूप से जो वक्फ की जमीन है कब्जा करके बैठे हैं, उसे छीनने के लिए लाया गया है, कानून सख्त बनाया गया है। फिर आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? किसने कहा कि आपको कौन ये प्रमाणित करेगा कि अवैध है या नहीं है? वही तो जांच के लिए ना तो क्यों भाई, तो देश के जो है अंदर जितने मठ मठाधीश बैठे हैं, किसने जो लोग लीगली है कौन जानता है उसकी? सलीम राज जी तो उसके लिए बोले हम आपसे ये ना, अरे सलीम राज जी की बात से हम बात नहीं करते, वो बहुत मतलब ऊंचे दर्जे के है। हम कह रहे हैं इस देश के अंदर अदानी ने जो है कितनी संपत्ति पर कब्जा किया, आपको मालूम है? मालूम है? बताइए, आप बताइए। हम बता रहे हैं ना, मुकेश अंबानी जी ने जो 27 मंजिल का एंटालिया बनाया है, जरा उसकी जमीन की तहकीकात पहले करो, उसके बाद वक्त की जमीन पर के बारे में आप बात करना। इस देश में कोयला खदानों के अंदर से जो माल निकल रहा है, आज छत्तीसगढ़ के अंदर ट्रेनें जो है बराबर बंद हो रही है, केवल मालगाड़ी चल रही है, और पूरी छत्तीसगढ़ की खदानों का मालिक एक ही आदमी बन रहा है, गौतम अदानी। वो छत्तीसगढ़ से कितने करोड़ रुपए लूट के ले जा रहे हैं, पहले उसका पता लगाओ, उसके बाद वक्त की जमीन पर बात करना। सरकार को बोलिए, जनता ये बात हम जनता को बोल रहे हैं, सरकार को आप तो वही बोल रहे हैं, और सरकार इसीलिए बैठे नहीं, उसे मालूम है ये कानून असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पर टिप्पणी की और ये सवाल उठाया कि आज से 400 साल 500 साल पहले की संपत्तियों के दस्तावेज मांग रहे हो, कौन देगा, किसके पास उपलब्ध होगा? तो कितने पागल हो गए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के पद पर बैठा हुआ जगदीप धनखड़, जो देश का उपराष्ट्रपति है, वो खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी करता है, धमकाता है, कहता है कि वो जो है सुपर पार्लियामेंट बन रहा है। 2 नए पैसे के औकात नहीं है एक सांसद जो भाजपा का जो है दलाली करने के मामले में सबसे आगे है, निशिकांत दुबे, वो खुलेआम जो है सुप्रीम कोर्ट को धमकियां देता है, और उसका नतीजा ये होता है कि भाजपा के अध्यक्ष नड्डा को कहना पड़ता है कि निशिकांत दुबे के बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर रही है। इसका मतलब क्या है? सरकार को ये मालूम है, वो केवल नफरती एजेंडे के लिए देश के अंदर हिंदू मुसलमान के खिलाफ एक दूसरे को खड़ा कर ले, और वक्त की संपत्ति को, देश की हर संपत्ति को निगलने की जो अदानी अंबानी की इच्छा है, उसी को आगे बढ़ाने का जो रास्ता चुन रही है, वो देश की सर्वोच्च न्यायालय में टिकने वाला नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, और इसीलिए इस सरकार को हर कीमत पर यह कानून वापस लेना होगा। वक्फ बोर्ड में कानून का ऐसा क्या है कि आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों मुस्लिम लोग घबराए हुए इससे? घबराए नहीं है, ये तो पहले मुसलमान कभी घबराता नहीं, तो सर पे कफन बांध के निकला हुआ है हमेशा के लिए। मुसलमान कभी घबराता नहीं, मुसलमान को निराशा है। उस निराशा ये है कि वक्फ बोर्ड की सुधार के नाम से जो हमारी अपनी जमीनें हैं, हमारी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, 500 साल 700 साल पुरानी जो जमीनें हैं,
उसके ऊपर इनका कब्जा करने का ऐसा इरादा है और इस इरादे को हम नाकाम करने के लिहाज से हम लोगों ने कई सुप्रीम कोर्ट में अनगिनत याचिकाएं दायर की गई और छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने हमारे उलमा मशाइख बोर्ड जनाब के जो सदर हैं, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के जो सदर हैं जनाब सैयद अशरफ मोहम्मद अशरफ साहब, उनके मार्गदर्शन पर, उनके आह्वान पर उन्होंने साफ कहा कि ये लड़ाई हम सड़क पे उतर के लड़ेंगे। लेकिन क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो उन्होंने अपना, इसमें सबसे बड़ी बात जो आई हमारी जो हम लोगों को कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने ये कहा कि छत्तीसगढ़ इस वक्फ अधिनियम का समर्थन करता है। तो वक्फ छत्तीसगढ़ अधिनियम, इस अधिनियम का समर्थन पर्सनली डॉक्टर सलीम राज या छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड करता होगा, लेकिन अधिकांश मुसलमान, अधिकांश क्या सारे मुसलमान छत्तीसगढ़ के इस वक्फ बिल का विरोध करते हैं। इसकी ये पहली वो थी और इसके बाद हम लोग और मीटिंग लेंगे और हर महीने, हर हफ्ते प्रयास रहेगा कि हर हफ्ते हम लोग इसका विरोध करें सांकेतिक रूप से। और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारे दिलो दिमाग में चल रहा है जिसमें हम अपने ऑल इंडिया मशाइख बोर्ड के चेयरमैन को बुलाएंगे, इमरान प्रताप गढ़ी साहब को बुलाएंगे और भी लोगों को बुलाएंगे और ये एक बहुत बड़ा हम वो मुहिम चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि कौन सा ऐसा संस्था है हिंदू का कि जिसमें मुसलमान सदस्य है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अपने वक्फ बोर्ड जो कानून है उसमें 2 हिंदू सदस्य को बताइए ना, आप मेरे को बताइए, आप कितना जानते हैं इस्लाम के बारे में? सतही तौर पे आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि 5 वक्त की नमाज किस किस के वक्त होती है। आपने लाके थोप दिया कि 2 हिंदू भी रहना चाहिए, ये कहाँ से? तो वक्त का क्या महत्व है, वक्त क्यों किया जा रहा है, ये तो वो समझेगा नहीं। मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। जिस वक्त बीजेपी सरकार रायपुर में आई थी, छत्तीसगढ़ में आई थी, आज से 1500 साल पहले, बीजेपी के एक वरिष्ठ आदमी ने ये मेरे पास आके बोला था कि हमको बताइए कौन कौन सी वक्त की जगह है, हम उसमें कब्जा करने की कोशिश करें। तो उनका तो मंशा ही कुछ और है, हमारी मंशा ये है कि हमारी प्रॉपर्टी बची रहना चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी हमारे भाई के काम आना चाहिए। आप हमारे ये बोल रहे हैं बार बार, नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार ये बोल रही है कि गरीब मुसलमानों का फायदा होएगा। तो गरीब मुसलमानों का अगर फायदा करना है तो कई सारी जो योजनाएं उन्होंने गरीबों के लिए चलाए हैं, उन योजनाओं का सीधा सीधा लाभ मुसलमानों को दें या 1% तय कर दें कि इतना प्रतिशत हिस्सा हम मुसलमानों को जाएगा। चलो हमको प्रतिशत मत दो, जो उसमें पात्र है उनको दो आप उसको। अब ये वक्त के आड़ में हम गरीबों का भला करेंगे, ये सब गलत बात है, ये सब झूठ बात है। ये सर्वे जो कमेटी बनाई गई है उसमें 2 मतलब गैर कौम को रखा गया है, उससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा? भाई देखिए, मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं, आपको ये बताता हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट जगह है शहर की, मान लेते हैं ये वक्त की निकलेगी और वो नॉन मुस्लिम्स हैं जो, या वो है, वो इसको उसमें वो करेंगे। अब बोलेंगे कि नहीं भाई ये नॉन मुस्लिम नहीं है, ये वक्त की नहीं है और कब्जा करने की कोशिश करेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना सर। इसलिए हम चाह रहे हैं जो हमारी जगह है हम डिसाइड करेंगे, आपकी जगह को आप डिसाइड करें। एक आखिरी सवाल है, अभी सलीम राज जी के द्वारा लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स को नोटिस गया है, ये वक्त की जमीन है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? जी, अगर वो, मैं तो उस मामले में सलीम राज जी की तारीफ करूंगा कि वाकई वो जगह वक्त की थी। और कब बिकी, कब क्या हुआ, ये तो मैं भी जानता हूँ कि वो जगह वक्त की थी। कब बिकी कब नहीं बिकी, ये इस चीज की जांच पड़ताल की जाना चाहिए और जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। परिचय दे दीजिए। जी, मैं नुमान अकरम हामिद हूँ, छत्तीसगढ़ यूनिट जो है ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का, उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, पूर्व अध्यक्ष हूँ सीरतुन नबी कमेटी का।